हेलो दोस्तों, मैं सोमनाथ पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपका सिविल सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, वो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। उसका टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसका मैंने जो सब टॉपिक लिया है वो बीम एंड लोड। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में आप लोग को कई डाउट्स रहते होंगे। कभी कभी लोगों को ये डाउट रहता है कि सर हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो ठीक बनता है बट उसमें वो उल्टा आ जाता है, या कभी कभी किसी का बन ही नहीं पाता है। लोड्स की समस्या बहुत आती है कि बच्चों को लोड समझ में नहीं आते हैं कि सर ये लोड्स है, यूवीएल क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है। तो आज मैं वो आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करेंगे बीम से। आपकी जो बीम है वो क्या होती है और बीम पर जो लोड्स आते हैं वो कितने आते हैं और सपोर्ट्स क्या होती है। कुछ बच्चों को यही समझ नहीं आता है कि सर सपोर्ट्स क्या होती है, सपोर्ट समझ ही नहीं आता है। तो आज हम वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आप देख लो बीम क्या होता है। बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू रेजिस्ट द टेंसाइल लोड एंड फ्लेक्सुरल लोड या फिर मूवमेंट। आपका बीम क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। आपने बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है, जो आपका जिसके ऊपर लोड्स कुछ इस तरह से आते हैं जो उसमें टेंशन उत्पन्न करते हैं या फिर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। उस टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम बीम का इस्तेमाल करते हैं या फिर टेंशन मेंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो बीम देखो जनरली क्या होता है, बीम को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ये आपकी एक बीम दे रखी है, ठीक है। आप इसको देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। इस पे जनरली वर्टिकल लोड्स आते हैं। जब इसमें वर्टिकल लोड्स आते हैं तो ये जो बीम है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस डिफ्लेक्शन की वजह से इसके नीचे वाले पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाती है। तो ये उन टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है जो इसके ऊपर से लगे हुए हैं। इसमें इसकी वजह से मूवमेंट भी जनरेट होता है। तो बीम जो है हमारे जनरली टेंसाइल फोर्स और मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के इस चैप्टर में हम बीम पर ये निकालेंगे कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं और शेयर फोर्स कहां पर, किस पॉइंट पर कितना कितना शेयर फोर्स हो रहा। ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट किस पॉइंट पर कितना बेंडिंग मूवमेंट हो रहा, उसके हिसाब से हम उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं और शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें समझना जरूरी है कि जो आपका सपोर्ट्स हैं वो कितनी टाइप की होती है। जब भी हमें किसी बीम को कहीं पर स्थापित करना पड़ता है तो उसके लिए सपोर्ट्स की जरूरत होती है। सपोर्ट्स जो होती है वो हमारी किसी बीम को किसी एक जगह पर स्थापित कर देती है। सपोर्ट जो हमारी है वो तीन तरह की मानी गई है। पहले आपका हिंज सपोर्ट, दूसरा रोलर और तीसरा फिट सपोर्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं हिंज सपोर्ट पर। हिंज सपोर्ट जो होता है वो आपका, उसको पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको देखेंगे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ये है। हिंज सपोर्ट क्या होता है, जब आप किसी बीम को, ये मान लिया आपका एक बीम है, ठीक है, ये बीम है और मैं इसको किसी पिन के द्वारा, जो आपका पिन आती है सिंपली, उसको यहां पर इसको लगा देता हूं तो अब ये बीम यहां पर स्थिर हो जाएगा। इस स्थिति में अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं यहां पर, तो ये ना तो नीचे जाएगा, अगर मैं वर्टिकल फोर्स लगाता हूं तो ये नीचे भी नहीं जाएगा, और अगर मैं इस पर इस साइड से फोर्स लगाता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव नहीं होगा। मतलब ये ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होगा ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होगा। इस वजह से इसका मतलब ये है कि इसमें इधर से भी एक रिएक्शन आ रही है और यहां से भी एक रिएक्शन आ रही है। ये आपकी हो जाएगी वर्टिकल रिएक्शन, ये आपकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो मतलब कहने का क्या है, जो आपका हिंज सपोर्ट होती है या फिर पिन सपोर्ट होता है उसमें दो रिएक्शन आती है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन।
अब रिएक्शन क्या होता है, ये आप लोगों को डाउट होता है कभी कि सर ये रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी सपोर्ट्स पर या किसी पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमारा जितना भी रेजिस्टेंस आता है जो उसको मूव नहीं होने देता है, वो हमारा रिएक्शन कहलाता है। किसी भी एक्शन के अगेंस्ट जो प्रतिक्रिया होती है वो आपका रिएक्शन कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं इस पे अगर लोड लगा रहा हूं तो क्योंकि यहाँ पर ये पिन सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट यानी कि पिन सपोर्ट, तो इसकी वजह से ये अब ना तो नीचे ही जाएगा, इसकी वजह से जब ये नीचे नहीं जाएगा तो एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, वो हमारी कहलाएगी आरबी। अब मैं इसको मान लिया इधर से एक फोर्स लगा रहा हूं, इस साइड से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक पिन लगा रखी, पिन सपोर्ट दे रखा है, उसकी वजह से ये मूव नहीं हो रहा है, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी। तो आपका जो हिंज सपोर्ट होता है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के रिएक्शंस आते हैं। दूसरा हम आ जाते हैं रोलर सपोर्ट्स पर। रोलर सपोर्ट क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मान लिया आपका ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसको मैंने यहाँ रख दिया और ये मेरी बीम हो गई। अब इस बीम पर अगर मैं वर्टिकल फोर्स लगाता हूँ ऊपर से, तब तो ये रोलर मूव नहीं करेगा, ये जो सपोर्ट है वो इसका रेजिस्टेंस लगाएगी नीचे से। बट अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लोड लगाता हूं तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम किसी बीम पर रोलर सपोर्ट देते हैं तो हम जब किसी पर रोलर सपोर्ट देते हैं तो रोलर सपोर्ट में अगर आप वर्टिकल फोर्स लगा रहे हो तो इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी। बट अगर मैं ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा दूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि आपका ये रोलर है, रोलर के ऊपर ये आपकी ये जो बीम है वो रोल हो जाएगी इस साइड के लिए, तो इसकी वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन आएगी वो आपका जीरो हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं आती है, तो इसमें केवल वर्टिकल रिएक्शन ही रहेगी। तो इस पे जो आपका नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी इज इक्वल टू 1। रोलर सपोर्ट में आपके नंबर ऑफ रिएक्शन 1 रहती है और हिंज सपोर्ट में आपका रहेगा रिएक्शंस 2। ठीक है, तीसरा है आपका फिट सपोर्ट। फिट सपोर्ट में अब आपका देखो क्या रहता है, फिट सपोर्ट क्या होता है, जब हम किसी बीम को एक साइड से फिक्स कर देते हैं, ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव होगी ना वर्टिकली मूव होगी, ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है फिट सपोर्ट। फिट सपोर्ट में और पिन सपोर्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो पिन सपोर्ट जो होता है, अगर मैं यहाँ पर ये जो आपका एक बीम है मैंने इसमें यहाँ पर पिन लगा दिया इस तरह से, तो अब मैं इसको अगर मूव कर रहा हूं तो ये इस पे मूवमेंट, अगर मैं इसमें इस तरह से एक फोर्स लगाता हूं तो ये मूव हो जाएगी कुछ इस तरह से। लेकिन अगर यही आपका फिट सपोर्ट होगी तो मैं इसमें जब फोर्स लगा रहा हूं तो ये नीचे को मूव नहीं होगा, ठीक है। तो फिट सपोर्ट में और पिन सपोर्ट में ये अंतर होता है, क्योंकि जब फिट सपोर्ट है तो ये मूव नहीं होगा और जब पिन सपोर्ट है तो ये मूव हो जाएगा। इस मूव होने की वजह से देखो क्या होता है, अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, एक मैंने फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से इसमें एक रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे को मूव नहीं हो रहा है तो इसमें एक रिएक्शन आ जाएगी, आरबी आ गया। अब मान लिया मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। रिएक्शन वो होता है जो सपोर्ट्स पर उस किसी फोर्स के अगेंस्ट उस बीम को
रोटेट करने से रोकता है, मतलब उसको कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होता है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हो रहा है, तो मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है। वर्टिकल फोर्स आ रहा है, वो वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, तो मतलब उसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही है। हमने इधर से मूवमेंट लगाया और उस मूवमेंट के अगेंस्ट अगर उसमें कोई रिएक्शन, उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब वहां पर क्या है, एक रेजिस्टिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है। अब मान लिया इस फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट आ गया, ये आपका मूवमेंट आया, लेकिन जो हमारी ये सपोर्ट है ये हमारा मूवमेंट के अगेंस्ट रोटेट नहीं हो रही है, तो मतलब क्या है, इसमें एक इसके अगेंस्ट मूवमेंट जनरेट हो रहा है जो इसके डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर एक एमआर जनरेट हो जाएगा, रेजिस्टिव मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ रिएक्शन देखो कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, तीसरा एक रेजिस्टिव मूवमेंट। तो यहां पर हमारा नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगी 3। यहां पर आपका 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस आ जाएंगी। ये तीनों आपका मैंने सपोर्ट्स को बताया। इसमें अगर आप कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उस पर कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा उन सारे को सॉल्व कर दूं। तो जितने भी आपको नंबर ऑफ डाउट्स हो वो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग फील्ड। लोडिंग आपकी कितने टाइप की होती है? देखो, आपको यहाँ जो सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगी वो मेनली 3 टाइप की लोडिंग होंगी, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसमें दोस्तों क्या क्या अंतर होता है? पहले आ जाते हैं हम पॉइंट लोड पे। मान लीजिए आपके ये कोई बीम है, ठीक है, और ये आपके रिएक्शंस लगी हुई है यहाँ पर, ठीक, ये बीम है और इसमें इसकी लेंथ है L, ठीक है। पॉइंट लोड क्या होता है? पॉइंट लोड वो लोड होता है जो किसी एक ही पॉइंट पर लगा हुआ होता है। मान लिया ये मेरा एक बीम है, इस बीम के मिडिल में मैंने ये लोड लगाया। अब इसकी जो मतलब जहां पर ये लगा हुआ है, जो स्थान है, वो केवल एक पॉइंट है, जो पॉइंट इसमें ये इस पॉइंट पर लगा हुआ है। तो अगर कोई बल किसी एक ही स्थान पर, किसी एक ही पॉइंट पर लगा हुआ हो, तो वो पॉइंट लोड कहलाता है। जैसे कि आपका फिगर में दे रखा है, ये जो है आपका सी पॉइंट पर लगा हुआ है, ये सी पर लगा हुआ है, पॉइंट लोड आपका पी, ठीक है। इसको जनरली हम यूनिट इसकी न्यूटन, किलो न्यूटन इसमें दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है पॉइंट लोड, जो किसी एक ही पॉइंट पर लगा हुआ होता है। दूसरा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब होता है कि जो किसी बीम के ऊपर समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होने का मतलब है कि जितना उसका पार्ट
1 मीटर में आ रहा है, अगले दूसरे 1 मीटर में भी उतना ही आएगा। मान लीजिए ये आपका दे रखा है यहाँ पर W बराबर 10 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 मीटर में ये टोटल लोड कितना है 10 किलोमीटर। इसके अगले 1 मीटर में आप अगर जाएंगे तो ये जो लोड आपको मिलेगा वो भी 10 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है ये पूरी बीम पर समान रूप से वितरित है, या फिर कभी कभी पूरी बीम पे नहीं होता है, जितने भी हिस्से में है उतने में समान रूप से वितरित है। मतलब आपका जितना 1 मीटर में शुरुआत के 1 मीटर में आपका लोड आया है, अगले 1 मीटर में भी उतना ही लोड आएगा, ठीक है। ये हमारा कहलाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर आपको कभी कभी यहाँ पर टोटल लोड निकालना होता है तो हम इसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज जब आगे न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको मैं ये पूरा क्लियर करके बता दूंगा। अभी फिलहाल ये लोड क्या होता है वो आप समझ लीजिए। इसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब होता है जो आपका यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब आपका पर मीटर में जितना चेंज हुआ अगले दूसरे 1 मीटर में भी उतना ही चेंज आएगा। जैसे मान लिए यहाँ पर इसका अगर ये हम मान लिए 20 किलोमीटर पर मीटर के रेट से चेंज हो रहा है, मतलब हर मीटर में इसकी जो इंटेंसिटी है वो 20 किलोमीटर बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पर मान लिया इसका 0 है तो 1 मीटर के बाद इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी, जैसे मान लिया इसका 20 किलोमीटर पर मीटर है तो 1 मीटर के बाद आपका यहाँ पर ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसके बाद अगले 1 मीटर में ये फिर से 20 बढ़कर ये 40 हो जाएगा। फिर अगले 1 मीटर में ये 20 और बढ़ेगा, उसके बाद 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर मीटर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हर मीटर के बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब होता है कि चेंज होना। अगर मैं इसको इधर से इधर लेकर चलूं तो हर 1 मीटर बाद ये इस साइड को 20 किलोमीटर कम होता जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूडीएल और यूवीएल में अंतर आपको समझ आया। अंतर ये होता है कि आपका हर ये जो यूडीएल होता है वो हर 1 मीटर के बाद या हर मीटर के बाद उसकी इंटेंसिटी उतनी ही रहती है, इंटेंसिटी बढ़ती नहीं है, मतलब वो समान रूप से वितरित है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी हर 1 मीटर के बाद बढ़ती जाती है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ माना है 20 किलोमीटर पर मीटर का है तो हर 1 मीटर के बाद इसकी इंटेंसिटी 20 किलोमीटर बढ़ती जाएगी। पहले 1 मीटर पे 20 किलोमीटर हुआ, अगले उसके 1 मीटर बाद 20 और 20 40 हो जाएगा, 1 मीटर और बराबर 60 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। कभी कभी इसका जब हमें टोटल लोड निकालना होता है तो हम इसका 1/2 इसकी इंटेंसिटी इंटू लेंथ, ये आपका जैसे मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी 20 ले रखी है तो इसलिए मैंने यहाँ 20 लगा दी, वरना इसकी जो भी इंटेंसिटी दे रखी है W उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2। ये आपका क्या है इंटेंसिटी इंटू लेंथ। ये हमारा इसका अगर हमको कभी टोटल लोड निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो ये आपका आज का चैप्टर था जिसमें मैंने बीम्स के बारे में और हिंज सपोर्ट कितनी टाइप की होती है वो बताया था, और इसके बाद टाइप्स ऑफ लोडिंग। आप चाहें तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। आपका जो सपोर्ट होती है वो 3 टाइप की होती है। आपका पहला हो गया हिंज सपोर्ट जिसमें 2 रिएक्शंस आती है। दूसरा आपका हो गया
रोलर सपोर्ट जिसमें एक ही रिएक्शन आती है। तीसरा हो गया आपका फिट सपोर्ट जिसमें 3 रिएक्शंस आते हैं। जो आपका हिंज सपोर्ट होता है उसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है। जो आपका रोलर सपोर्ट हो गया उसमें केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आती है और जो आपका फिट सपोर्ट है उसमें आपकी 3 रिएक्शन आती है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और एक रेजिस्टिव मूवमेंट। फिट सपोर्ट में आपका 3 रिएक्शन आती है, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये आपका रेजिस्टिव मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोडिंग्स पे। लोडिंग आपकी कितने तरह की होती है, तो आपका इसमें लोड्स जो है 3 तरह के लोड्स आपको बताए गए हैं। एक आपका पॉइंट लोड जो किसी एक पॉइंट पर ही लगा होता है, मतलब एक निश्चित बिंदु पर लगा होगा वो, और उसकी आप जब यूनिट देखोगे तो या तो न्यूटन दे रखा होगा या किलो न्यूटन दे रखा होगा, मतलब यूनिट जो होगा पर मीटर में नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर वहां पर नहीं भी दिया हुआ है कि वो कौन सा लोड है, तो वो एक तो किसी एक पॉइंट पर लगा होगा, दूसरी उसकी यूनिट जो होगी वो न्यूटन या किलो न्यूटन में दे रखी होगी। दूसरा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये समान रूप से पूरे एरिया में जितना भी आपका जितनी लेंथ दे रखी है उस लेंथ में बराबर रूप से वितरित होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको जो दर्शाने का तरीका है वो आपका जब इसकी यूनिट आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि इसकी जो यूनिट दे रखी होगी वो किलो न्यूटन पर मीटर में या फिर न्यूटन पर मीटर में दे रखी होगी। तो जब भी आपका पर मीटर में दे रखा हो तो आपको उससे पता लगा लेंगे कि आपका ये यूडीएल दे रखा है, वरना क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि यूडीएल है। तो आप जब यूडीएल की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि यूडीएल जो है हर मीटर में या फिर सेंटीमीटर में जो भी यूनिट दी है, पर मीटर में दिया है, पर सेंटीमीटर में दिया है, जो भी यूनिट दी है उस हर एक यूनिट में वो बराबर रूप से वितरित होगा। ठीक है, अगर ये 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन आया तो अगले 1 मीटर में भी 10 किलो न्यूटन ही होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, मतलब आपका समान रूप से चेंज हो रहा है। उसकी जो इंटेंसिटी या तीव्रता है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसकी तीव्रता, या तो अगर आप देखो इस फिगर में इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हो तो तीव्रता बढ़ती हुई जा रही है, आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो तीव्रता आपकी घटती हुई जा रही है। अब ये माना आपका इसकी जो इंटेंसिटी दे रखी है मैंने माना था 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब है कि हर 1 मीटर के बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो 20 किलो न्यूटन बढ़ती जा रही है। अब देखो यहाँ पर तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, 0 है। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा 1 मीटर बढ़ा तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 20। 1 मीटर और आगे बढ़ा तो इसकी इंटेंसिटी अब 20 और 20 40 हो जाएगी, और आगे बढ़ूंगा तो इसकी 60 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आज का ये क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आगे क्या जो इसके बाद हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाते हैं, और जो बीम है आपको बीम आपके कितने तरह की होती है वो हम अगली क्लास में इसके बाद पढ़ेंगे। इस आपके क्लास में जितने भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के शेयर कीजिएगा। वो डाउट्स में अगली क्लास में आपके सारे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।